जब आपने कपड़े फाड़े थे वो आइडिया कहाँ से आया था आपको, और वो क्यों फाड़े थे आपने? क्या फेमस होने की चाहत थी या कुछ और था, क्या था वो? नहीं देखो, मेरी जिंदगी, या आपने सोचा कि चलो एक बार कर लेते हैं, जो लोगों की बात है वो हम इसके जरिए से पहुंचाएं? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते, मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में नहीं है, तो आप क्या कर रहे होते उस टाइम? हाँ, मैं आज इमाम होता, किसी जगह जुमा पढ़ाता होगा जी। हाँ, जिस तरीके से आप पहले पढ़ाते थे। हाँ बिल्कुल। और वो किया था, वो जंजीर बांध के कुछ आपने किया था, वो क्या किस्सा था वो भी बताइए। बहुत सारे वो मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आइडिया कहाँ से आता है, ये डायरेक्शन कौन दे? वो लोगों को कुछ आप समझाना चाहते हो तो फिर आइडिया आपको लगाना पड़े, हाँ, क्रिएट करना पड़ता है। लोगों को तावीज भी देता हूँ कभी कभार। अच्छा। पहले देता था ज्यादा, अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी बहुत कम हो गया। हाँ, अभी बहुत कम। तो मतलब आपके मुरीद? हाँ, छोटी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। हमारा बाप मजदूरी करता था, फिर हमें पढ़ाया बढ़ाया, और ज्यादा हमारा अरबी तालीम के साथ रहा है, वाबस्तगी ज्यादा दीनी तालीम और अरबी तालीम के साथ रहा है। जी। मैंने ये सुना है कि आप पहले इमामत करते थे कहीं पे, आपने मैंने बहुत जगह इमामत भी की है। कभी हमारी फैमिली में ऐसे हालात नहीं आए कि लोगों ने हमें तनकीद किया है, आपको लोग तनकीद करते हैं तो परेशानी, या परेशान नहीं। हमारी जिंदगी आसान तरीके से गुजरती है, और हमारी फैमिली, मैं ये कहूँ कि हैप्पी फैमिली है। जावेद कुरैशी के हिसाब से बीजेपी को छोड़कर कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपको लग रहा है कि कश्मीर के लिए वो अच्छा काम कर सकती है? पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आप वटाइन तक मानते? नहीं, वो तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस आज वटाइन से वो सिमट गई है, अभी तो राजवार चौक तक है, अभी तो है नहीं किसी जगह। फ्यूचर कैसे देखते हैं आप बीजेपी का, खासकर कश्मीर में? जिस तरीके से रिसेंट इलेक्शंस हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छी खासी सीटें ली और अभी हुकूमत में भी है, तो बीजेपी का क्या सीन रहेगा आने वाले सालों में? सियासी, समाजी और वादी कश्मीर के मशहूर पॉलिटिशियन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जावेद कुरैशी, जिनको आपने बहुत बार एक थोड़ा इनके तेवर जो हैं वो बड़े गर्म रहते हैं, बड़े तेज़ रहते हैं, खासकर जब हुकूमत की बात आती है, जब अपोजिशन जमातों की बात आती है। मगर आज इस इंटरव्यू में हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया, किस तरीके से वो आज इस मुकाम पर है। तो जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप पहले अपने बारे में बताइए, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपने पॉलिटिक्स की शुरुआत कहाँ से की है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक छोटी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लिंगेट है। मेरा जो आबाई गांव है हांगा, मेरा आबाई गांव है, और एक छोटे गांव से आता हूँ, नार बाबा उसको कहते हैं, कुरैशी महला है। 2006 में मैंने सियासत में कदम रखा था। मेरा पहला इलेक्शन था 2006 में, बाई इलेक्शन हुआ था संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो आप पहले किस पार्टी में? मैं राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी थी, किसानों की एक पार्टी थी मरकजी सरकार में, और जिसका वजीर आजम चौधरी चरण सिंह जी रहे थे, और उसके बेटे उसमें नेशनल प्रेसिडेंट थे, तो मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी था। तो 2006 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, फिर जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से 2017 तक उसमें रहा, और उसके बाद फिर जेडीयू में मैंने काम किया था। जेडीयू में एज ए स्टेट सेक्रेटरी मैंने काम किया था, और 2019 में मैंने फिर एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पार्लियामेंट में हिस्सा लिया था। तो उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी मेरी जो मैंने ज्वाइन किया था, अभी भारतीय जनता पार्टी का ज़िला अध्यक्ष हूँ ज़िले कुपवारा में। छोटी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा बाप मजदूरी करता था, फिर हमें पढ़ाया बढ़ाया, और मेरे ख्याल में। अच्छा, तालीम कितनी है जावेद साहब की? जावेद साहब, जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं सिस्टम को, तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि जावेद साहब ने तालीम कितना कहाँ तक पढ़ा है? मेरे ख्याल में तालीम किताबों से हासिल नहीं होता है।
तालीम, प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल देखना है। और मैंने जो ज़िंदगी में हालात देखे हैं और जिन मुश्किलातों का मैंने सामना किया है, जो हमारी फैमिली ने मुश्किलात देखे हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला न करे कि और किसी फैमिली के साथ ऐसे हालात हो। ज़िंदगी बहुत छोटी थी, कठिनाई से भरी हुई, और मेरे ख्याल में 17-18 साल में अगर कोई बोझ पड़ जाए तो बहुत फिर मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो यहाँ जो कश्मीर में जो हालात थे, यहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता था। आप किस दौर की बात कर रहे हैं? मैं 90s की बात कर रहा हूँ कि बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। और जो जिसका सिर किसी के सामने न झुका है न झुकेगा, या जो सच्ची आवाज़ हर वक्त अपने ज़बान से वो अल्फाज कहता है, इस दौर में उसको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना तकलीफ़ें देखनी पड़ती है। पढ़ा है मैंने, हंगा से ही पढ़ा है मैंने, और उसके बाद मैंने अरबी तालीम भी हासिल की। ज़्यादा हमारा अरबी तालीम के साथ रहा है, वाबस्तगी ज़्यादा दीनी तालीम और अरबी तालीम के साथ रहा है, क्योंकि हमारा जो ख़ानदान ही है वो कुरैशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, तो ज़्यादा हमारा दीनी माशरे में हमने ज़िंदगी गुजारी है। उसी तरीके से उसी तरीके से तरबियत हुई है। नमाज पढ़ना, पढ़ाना, कुरान मैंने सिखाना। मैंने ये सुना है कि आप पहले इमामत करते थे कहीं पे, आपने मैंने बहुत जगह इमामत भी की है। तो कहाँ पे आपको कुछ याद है? श्रीनगर में भी की है, यहाँ पे भी की है, कुपवारा में भी की है। तो हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है शरीयत के साथ। तो शरीयत के साथ कोई अगर लग जाता है, कोई अगर इस चीज़ के साथ दीनी तालीम में खासकर या दीनी पढ़ाव में कोई अगर लग जाता है, तो पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप कैसे आए? मेरे ख्याल में रब ने मुझे चुना। अच्छा। मैं जो समझता हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, रब ने मुझे चुना इस आवाम की खिदमत करने के लिए, और जो सच्चाई आवाम के सामने लाने के लिए। मेरे ख्याल में उसका ईमान कमज़ोर होता है जो सच्चाई कहने से डरे, या ये सोचे कि मुझे पड़ोसी क्या कहेगा, मुझे रिश्तेदार क्या कहेगा, मुझे सोसाइटी क्या कहेगी। क्योंकि कश्मीर में ऐसा माहौल है, अगर आप सच्चाई कहते हो, अगर आप किसी को एक्सपोज करने की बात करते हो, तो आपको बहुत तनकीद होता है, और आपके पीछे बहुत सारे लोग लगाए जाते हैं। माशाअल्लाह, मगर मेरी फैमिली स्ट्रांग फैमिली है, मेरे बच्चे स्ट्रांग है, मेरी बीवी स्ट्रांग है, जिन्होंने मुझे हर वक्त हौसला बढ़ाया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का। इसका क्रेडिट आप किसको देते हो फैमिली में ज़्यादा? फैमिली में ज़्यादा मेरी जो मैडम है। मैं ये कहूँ कि अगर ये कहते हैं कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये कहना गुनाह नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ को लोगों के लिए वक्फ की, अपने बच्चों को टाइम नहीं देना, तो फिर बच्चों को संभालना, और फिर मैं भी रात दिन बाहर रहता हूँ लोगों के साथ मिलाप में। तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत बड़ा हौसला दे दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। और मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, हौसलामंद बच्चे हैं, जिन्होंने मुझे हर वक्त हौसला दे दिया। कभी हमारी फैमिली में ऐसे हालात नहीं आए कि लोगों ने हमें तनकीद किया है, आपको लोग तनकीद करते हैं तो या परेशानी नहीं। हमारी ज़िंदगी आसान तरीके से गुजरती है, और हमारी फैमिली, मैं ये कहूँ कि हैप्पी फैमिली है, कि हम एक दूसरे के साथ आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार। पहले जब आप जेडीयू में थे, उस वक्त उतने फेमस आप नहीं थे, लोगों में उतना ज़्यादा आपका नाम नहीं था। जब आप बीजेपी में आए तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, तो आप थोड़ा फेमस होने लगे। उसके बाद में
क्या आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े जो आम तौर पर कश्मीर में खासकर बीजेपी का जो भी लीडर होता है, जो भी कार्यकर्ता वर्कर होता है, उसको एक वो आउटरीच फेस करना पड़ता है, आपको करना पड़ा? हाँ हाँ, करना पड़ा। मैं क्या कहूँ, 2019 के बाद मेरे ख्याल में कश्मीर में अगर किसी को ज़्यादा तनकीद किया होगा तो वो जावेद कुरैशी को तनकीद किया होगा। मगर मुझे मालूम था, मुझे एक दोस्त था, हम दिल्ली में बैठे थे, तो उसने कहा था कि अगर आप हिंदुस्तान की बात करोगे तो आपको तनकीद बहुत देखनी होगी, क्योंकि लोगों का जो सोच है इसको चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा चलो ये तो अल्लाह ताला का करना है, मगर जो सच्चाई है अगर आवाम के सामने हम रखते हैं तो मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जो मुझे भी सपोर्ट करेंगे। यहाँ जो 30-35 सालों में यहाँ पे आम लोगों ने जो सख्तियाँ देखी, जो मुश्किलात देखे, तो वो सामने आ जाएंगे। अल्लाह का करना था, जब मैं बीजेपी में आया, बीजेपी का जो मंशूर मैंने देखा और बीजेपी की जो पॉलिसी मैंने देखी, मेरे लिए और इस कश्मीर के लिए सबसे बेहतरीन पॉलिसियाँ। आपको लगा कि बीजेपी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो कश्मीर के लोगों के हक और इंसाफ की बात करेगी और उनके जो बुनियादी मसले उस पर खड़ा उतरेगी? मुझे लगा कि बीजेपी वाहिद वो पार्टी है जो वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है, जो इक़्तिदार के लिए काम नहीं करती है, जो हकीकतन इस गरीब आवाम के लिए काम करती है और जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर आवाम को ये बचाना चाहती है, आवाम को ये इन दलदलों से निकालना चाहती है। क्योंकि जो गन कल्चर यहाँ पे था, जो यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल था, यहाँ दुकानें चल रही थी, उन दुकानों को अगर बंद कर सकती है ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि वोट बैंक का वहाँ पे काम नहीं है। और वहाँ कम्युनिटियों पे, मान लो हम पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, लोगों को जज्बातों में लाएं, लोगों को एजेंडों में फंसाएं, कभी सेल्फ रोल, कभी एटानमी, कभी 370, कभी 35A, कभी राय शुमारी, कभी सब्ज़ रुमाल, कभी पाकिस्तानी नमक, कभी इलाहा की पाकिस्तान, बहुत सारे एजेंडे जो 35-40 सालों से हमने देखे हैं। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने, यहाँ के हुर्रियत के लीडरों ने, जिन्होंने अपनी जमातें बनाई थी, जो आवाम को गुमराह करने का काम करते थे। मुझे सबसे बड़ा मंच लगा भारतीय जनता पार्टी, जो फर्स्ट नेशन के लिए बात करती है, जो इस नौजवान को रोजगार की बात करती है, जो एक माँ बाप को जो 30-35 साल या 18 साल का जवान बनाता है, एक माँ बाप को आश होती है कि मैं इसको बुढ़ापे में अपने सहारे के लिए तैयार करूं, और लास्ट में कोई ऐसा मजहबी रहनुमा या कोई ऐसा हुर्रियत लीडर आता है तो वो इसको फिर गलत दिशा देता है, पाकिस्तान का रास्ता देता है, पथराव का रास्ता देता है। मुझे लगा कि सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो इस जम्मू कश्मीर की खैर खवा है और इन दुकानों को अगर बंद कर सकती है, अगर इस कत्ल गारत को कोई बंद कर सकती है, वो भारतीय। आपको 2019 में लगा, ठीक है। तो जावेद कुरैशी के हिसाब से बीजेपी को छोड़कर कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपको लग रहा है कि कश्मीर के लिए वो अच्छा काम कर सकती है? मेरे ख्याल में, ले लीजिए चाहे, मेरे ख्याल में कश्मीर में जो भी आप पॉलिटिकल पार्टियों की हिस्ट्री आप पढ़ोगे या मंशूर पढ़ोगे, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को एक आड़ बनाया था, एक बैंकर बनाया था, और 30-35-40 साल तक वोट लेते गए, लास्ट पे हमें लगा कि 370 कुछ भी नहीं है। और उससे पहले भी इक़्तिदार में इन्होंने मज़े लिए, 96 की बात है, चीफ मिनिस्टर यही बने। अगर आज का भी दौर आप देखोगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वही MLAs है जो पिछले 50 सालों से MLA आ रहे हैं, वो इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। वो हकीकतन अपने खानदानी राज को बढ़ाने का काम करते हैं, न कि आवाम की फिक्र है। फिर रही PDP का आपको पता ही है, चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनके वालिद साहब वो इस दुनिया से रुखसत चले गए, फिर महबूबा जी बनी, और महबूबा जी को लगा कि अब मैं कमज़ोर हो रही हूँ, तो उसने इल्तिजा जी को लाया। तो ये खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप ये कहोगे कि हम वहाँ की बात करेंगे, कांग्रेस की बात,
वो तो है ही नहीं हाँ, यहाँ वो पे, तो बहुत कम नहीं, है। वो तो कम है। अगर हम ये कहें पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आप वटाइन तक मानते हैं? नहीं, वो तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस आज वटाइन से वो सिमट गई है, अभी तो राजवार चौक तक है, अभी तो है नहीं किसी जगह। मैं सोचता था कि वटाइन तक तो है, मगर इस इलेक्शन ने तय किया कि अभी तो राजवार चौक तक है, अभी वो सिमट गया है। तो ये कहने की बातें हैं, इन्होंने अपने एजेंडों में लोगों को फंसाना, इनको जज्बाती बनाना, भाई हमें ये नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जिसमें 3 साल के लिए जिले सदर बनता है, 3 साल के बाद नया आ जाएगा। मैं 7वां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ इस जिले कुपवारा का। आप देखें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, रिवायत रही है भारतीय जनता पार्टी की है, 3 साल के बाद इलेक्शन होता है। आज हमारी पार्टी का इलेक्शन ही चल रहा है बूथ लेवल से। अगर आपको बूथ प्रेसिडेंट भी बनना है तो पहले आप प्राइमरी, हाँ प्रोसेस के तौर, फिर आपको अगर मंडल प्रेसिडेंट बनना है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट कहते हैं, तो आपको पहले बूथ लेवल बराबर करनी है, तब आप कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बन सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन होता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, फिर स्टेट लेवल, फिर आप इससे पहले 1-2 पार्टियों में ऑलरेडी रहे हैं, क्या बदलाव लगा आपको बीजेपी और उन पार्टियों में? नहीं, मैंने कहा, मैंने वो जो 20 साल निकाले हैं उन पार्टियों में, मैंने अपनी जिंदगी को मैंने कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, वहाँ किस तरीके से चलना है, लीडर कौन होगा, बात करने वाला का रास्ता, हाँ वो कोई है ही नहीं, ऐसा मंशूर है नहीं उनके पास। भारतीय जनता पार्टी एक यूनिवर्सिटी है, और इसमें एक कार्यकर्ता को, एक लीडर को तैयार किया जाता है और सिखाया जाता है। अगर आप यहाँ के सीएम से भी पूछोगे ना आपके बूथ नंबर क्या है, उसको मालूम नहीं होगा मेरा बूथ नंबर क्या है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पूछोगे, उसको अपना बूथ नंबर पता होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी पता होगी, और उसको मालूम होगा कितने वोटर है मेरे बूथ में, और उसको मालूम होगा बिल्कुल मर्द कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं। और हमें ये तरबियत दी जाती है, हमें सिखाया जाता है। इसलिए मैंने कहा, मैं कहीं इंटरव्यू में कहता हूं कि हमारा जो काम है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, हमारा काम है पार्टी को बढ़ाना। फिर हमारे बड़े लीडर तय करते हैं किस तरीके से होगा। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताइए, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते, मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में नहीं है, तो आप क्या कर रहे होते इस टाइम? हाँ, मैं आज इमाम होता, किसी जगह जुमा पढ़ाता होगा जी। हाँ, जिस तरीके से आप पहले पढ़ाते थे। हाँ बिल्कुल। आज मौका मिलता है कभी वाज या खुतबा? मैं तो रूनियत में भी हूँ, लोगों को तावीज़ भी देता हूँ कभी कभार। अच्छा। पहले देता था ज्यादा, अभी तो बहुत टाइम हो गया, बहुत कम हो गया। हाँ, अभी बहुत कम। तो मतलब आपके मुरीद वरीद? हाँ, तो ज्यादा मैं हर वक्त, आप कभी भी आ जाए, जैसे सवेरे नमाज होगी, नमाज के बाद वो मेरी ज़िंदगी का मामूल है, तिलावत करना, फिर तस्बीह पढ़ना, फिर अगर मैं अब कहूँ तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ये मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कहता हूँ। वही अनफिल्टर्ड ये इंटरव्यू को मैंने एक हदीस पढ़ी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक को कहा था कि मैंने ख्वाब में देखा, मैं जन्नत में था, मुझे आपके कदमों की आहट मिली, तो आप कौन सा अमल करते हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं नमाज 5 पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, इशराक पढ़ता हूँ, नवाफिल पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ। उसने बोला कि उसने फरमाया कि नहीं, इन चीज़ों से नहीं होगा। फिर उसने कहा कि मैं बावुज़ू रहता हूँ, मैं 24 घंटे बावुज़ू रहता हूँ। बोला यही अमल अल्लाह ताला को पसंद आ गई, आप मेरे साथ जन्नत में हो, जन्नत में मेरे साथ में हो, ये मैंने ख्वाब में देखा। तो जब मैंने ये हदीस पढ़ी, इसको बहुत टाइम हो गया, ये यकीन से मैं कहता हूँ, तब से आज तक मैं बावुज़ू रहता हूँ, बेवुज़ू कभी नहीं रहता हूँ, और ज़िंदगी का मामूल बनाया है। तो कुछ चीज़ें जो हमारे पहले से है वो इंशाल्लाह वो आप साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर कश्मीर में एक मिथ बना हुआ है, या यूं कहिए कि एक लोगों में एक वो जहन बनाया गया है कि जो भी बीजेपी के साथ जाता है तो कहीं ना कहीं वो इस्लाम के साथ कट जाता है, क्योंकि बीजेपी को इस्लाम के खिलाफ माना जाता है। खासकर जब हम बाहर के स्टेट्स की बात करते हैं, या बाकी जो इश्यूज़ देखते हैं हम, या बयान देखते हैं खासकर पॉलिटिशियंस की, तो इस
पूरे सिस्टम को आप कैसे देखते हो? मैं ये कहूँ कि मुझे भी 5-6 साल हो गए बीजेपी में ऐसा माहौल नहीं है। बीजेपी में हमारे क्रिएट किया जाता है कि ऐसे मुसलमानों को बहुत इज्जत मिलती है। मैं जाता हूँ, मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, अपने लीडरों से मिलता हूँ। मेरे ख्याल में जितना मुझे लीडर चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के, भारतीय जनता पार्टी के हो या और किसी को हो, जो और किसी मज़हब से, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जितना मुझे चाहते हैं मेरे ख्याल में और किसी को नहीं चाहते होंगे। मैं एक मुसलमान होके कहता हूँ। और कभी एक तो हो गया नमाज से आपको रुकावट है, आपको मस्जिद में जाने से रुकावट है, मेरी दाढ़ी इतनी लंबी है, टोपी है, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मुझे किसी ने नहीं आज तक कहा। ये लोग, जो लोग अपोजिशन के लोग हैं, ये बीजेपी को बदनाम करने की एक साजिश होती है। इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, असल मुद्दे को गुमराह करने के लिए। मुझे बताइए, कांग्रेस ने मुसलमानों को आज तक बर्बाद करके रखा। हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, मुसलमानों को बर्बाद करके रखा। कोई तो कह रहे हैं हमारा जब रूल था तो उस वक्त मुसलमान आप जाओ ना, दिल्ली जाओ, यूपी जाओ, बिहार जाओ, आप किसी भी इलाके में जाओ, मुसलमान की कम्युनिटी में चले जाओ, सब लोग बेचारे या तो टायर बना रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं, तालीम से महरूम रखे, या तो बेचारे किसी दुकान पे नौकरी कर रहे हैं। कितनी नौकरियां दी कांग्रेस ने अपने 40-50 सालों में? ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। हाँ, बीजेपी ने हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। आज मेरे ख्याल में अगर आप देखोगे, हर एक के ज़बान पे वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी जी का साहब का नाम है, और वज़ीर आज़म ने हर एक कम्युनिटी के लिए काम किया। गोल्डन कार्ड बनाया हर एक के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए। वहाँ थोड़ी मुसलमान वो किया, चावल फ्री मिलता है तो वहाँ थोड़ी मुसलमान को मत दे दो, उसको दे दो। गोल्डन कार्ड देखो, आप किसानों को पैसा देखो, रोड जो हमें कश्मीर में मिले, आप जाओ टंगडार जाओ, गुरेज जाओ, करना जाओ, आप कैरन जाओ, आप मसिल जाओ, आप उड़ी चले जाओ, किसी भी जगह जाओ। मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के पास रोड मैप है, तो पार्टियों का वजूद मिट चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब कोई टेक नहीं लगा देंगे, बोलेंगे मुसलमान। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट तो इस लिहाज से कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं ये सवाल आपसे करूं, जब आपने कपड़े फाड़े थे वो आइडिया कहाँ से आया था आपको, और वो क्यों फाड़े थे आपने? क्या फेमस होने की चाहत थी या कुछ और था, क्या था वो? नहीं, देखो, मेरी जिंदगी, या आपने सोचा कि चलो एक बार कर लेते हैं, जो लोगों की बात है वो हम इसके जरिए से पहुंचाएं? नहीं, मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। सबसे बेहतरीन दिन? हाँ, सबसे बेहतरीन दिन। अगर आज पूरा वर्ल्ड मुझे जानता है तो वो उसी मैसेज से जानता है। वो मेरे लिए ठीक था, और पीडीपी वालों के लिए एक धचका था जब उसने वो तिरंगे के खिलाफ बोला था। ये अल्लाह के हाथ में ही होता है, अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है, इज्जत लेने वाला है। मुझे उस टाइम, आज मुझे करोड़ों लोग जानते हैं, पब्लिसिटी मिली। हाँ, बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में मेरे लिए वो दिन सबसे खुद कभी वो वीडियो देखा है मोबाइल पे? हाँ, मैं देखता हूँ, मैं आज भी देखता हूँ कभी कभार। ना, वो आइडिया कैसे आया? पहले कब सोचा आपने कि मुझे ऐसे करना? नहीं, वो उसी दिन जब वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अगले दिन मैंने वो किया था। इसमें होता है ना कि मुझे नहीं, या आपने जज्बात में आके? नहीं, कोई आइडिया नहीं था, किसी ने कहा नहीं, मैंने खुद ही कहा। क्योंकि जो 30-35 सालों से हमने देखा ना यहाँ जो बर्बादी हुई, फिर ये चीफ मिनिस्टर रही और तिरंगा इसके साथ में, और 15 अगस्त हो तो सलूट मारना, 15 अगस्त को तिरंगे को, 26 जनवरी हो तो सलूट मारना, हलफ उठाना है तो आईन हिंद के तहत ही हलफ उठाना, और जब इख्तिदार से बाहर गए तो तिरंगे के खिलाफ बोलना। तो जज्बात आए तो जज्बातों में, मतलब जज्बात में वो? हाँ, जज्बात में। ऐसे नहीं सोचा था? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं सोचा। अच्छा, दूसरी बार आपने रोजे रखे थे फौज के लिए, या आपने कहा था कि जो भी? नहीं, रैना साहब के लिए रखे थे। रैना साहब के लिए? हाँ, वो क्या किस्सा था? वो रैना साहब एक्चुअली उस टाइम पे कोविड चल रहा था, वो बीमार हो गए थे। हाँ, बीमार हुए थे, तो मैंने नफली रोजे रखे थे। वो रोजे इसलिए रखे थे कि अल्लाह ताला ही बीमार करने वाला है, अल्लाह ताला ही शफा देने वाला है। तो एक मैसेज आएगी कि मेरे अल्लाह ताला में कितना ताकत है, और जो हम रोज़े रखते हैं फिर दुआ करते हैं इसमें ताकत कितनी है और अल्लाह ताला कैसे। और जब मैंने रखी तो शाम को उसका टेस्ट हुआ, वो ठीक हुआ।
वो तो फिर अब ने नेगेटिव सुन लिया। हाँ, अच्छा, तीसरी बार आपने एक और वो किया था, वो जंजीर बांध के कुछ आपने किया था, वो क्या किस्सा था, वो भी बताइए बहुत जरा। सारे वो मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आइडिया कहाँ से आता है, ये डायरेक्शन कौन वो देता लोगों को कुछ आप समझाना चाहते हो तो फिर आइडिया आपको लगाना create पड़ेगा। करना हाँ, क्रिएट करना पड़ता है। तो बर्थडे था हमारे मोदी जी का, तो मैंने वो बर्थडे मनाया। जब जंजीरों का मुझे जहन में आया तो मैंने वो जंजीरें डाली। जब प्रेस सामने आया तो मैंने कहा कि 370 ख़त्म हुआ था, कि 370 को ख़त्म अगर किसी ने किया, ये जंजीरें थे हमारे हाथों में, क्योंकि दहशतगर्दी बढ़ चुकी थी, पथराव के मामूल बन चुका था, लड़कों को अरेस्ट किया जाता था। तो मैंने उन जंजीरों को निकाला बाहर, तो लोगों को एक मैसेज दे दी। जो 370 था, मतलब हम जंजीरों में बंधे थे, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इसको आज़ाद हमें किया 370 से, वो जंजीरों का वैसा। जावेद साहब, ये जो आपने किया, ये जितने भी प्रोग्राम आपने किए बड़े सुपर हिट रहे, लोगों ने भी बहुत उसमें एंजॉय किया। तो अगर आप 20 साल पीछे जाएंगे हम, या 90s के दौर में, अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करूं, क्या आप कर पाते उस टाइम? आपने वो दौर देखा है। हाँ, कर पाते, क्यों नहीं। मैंने कहा ना, पहले आपको मंच चाहिए। जब आप शेर के साथ चलोगे ना तो आपका जिगरा भी शेर का ही बनेगा। जब आप गीदड़ के साथ चलोगे ना तो आप खुद ब खुद गीदड़ बन जाओगे। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ दो किश्तियों पे सवार थी। पाकिस्तान की भी बात करते थी, दहशतगर्दों के साथ के राब्ते भी रहते थे इनके। तो आदमी कहता था अगर मैं बात करूं तो यही तो मरवाएंगे कल। तो FIR में लिख देंगे कि नामालूम बंदूक बरदार ने मार दिया। भाई, जब आपको वो सरकार आ गई, मुझे लग रहा था ये, मुझे 2014 में मन की बात जब हुई, वजीर आजम ने पहले मन की बात मैंने सुनी। मैं BJP में नहीं था, मैं जम्मू से ट्रैवल कर रहा था, गाड़ी में ये लगा हुआ था, तो मन की बात सवाल मैं करने वाला था कि कैसे आ गया। मन की बात शुरू होगी तो मैंने सुन ली। तो वजीर आजम ने एक बात उसमें कही, बोला शेर के बच्चे थे, वो जब गांवों की तरफ आ गए, उसको बच्चे अपने वो भूल गए, वो किन के साथ, वो भेड़ बकरियों के साथ मिल गए जी। तो शेर और शेरनी वापस चली गई। तो कुछ टाइम के बाद वो वापस आए। तो अब जो उनका रहना सहना शेर के बच्चों का, वो कैसे हो गया, बेड़ू के जैसा हो गया। तो शेरनी जब आई, उसने देखा बच्चे तो मेरे हैं, तो उसने उनको कहा, बोला नहीं हम तो इनके बच्चे हैं। हाँ, हम तो इनके बच्चे हैं। तो शेर ने बोला, शेरनी को बोला, इनको तालाब के साथ ले जाओ जी। तो तालाब के साथ जब शेर के बच्चों को लिया गया तो शेरनी ने दहाड़ मारी। दहाड़ मारने से ही उनमें एनर्जी आ गई। तो उनको लगा कि भाई हम दूसरे कम्युनिटी तो वो नहीं है। जैसे एनर्जी आ गई, उन्होंने भी दहाड़ मारी, बोला नहीं। अब ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से आपको क्या सीख मिली? हाँ, मुझे ये सीख मिली, हम जिस दौर में गुजर रहे थे ना, हम बेड़ों के साथ गुजार रहे थे। ठीक। अब जब शेर आया, शेर प्राइम मिनिस्टर बना, उसने दहाड़ मारी, तो हमें एनर्जी आ गई। सच में हम शेर थे ही। ये आपने 2014 में? हाँ, ये 2014 में सुना। 2014 के बाद फिर 2014 आपने तो 2019 में ज्वाइन किया। हाँ, 2014 से फिर आपने क्या किया? फिर मैं पार्टी के साथ ही रहा, मतलब मैं राब्ते में रहा। 2017 2018 में मैं JDU में था। तो फिर उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, फ्यूचर कैसे देखते हैं आप BJP का, खासकर कश्मीर में जिस तरीके से रीसेंट इलेक्शंस हुए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छी खासी सीटें ली और अभी हुकूमत में भी है, तो BJP का क्या सीन रहेगा आने वाले सालों में? BJP सबसे बड़ी पार्टी है पूरे। वो तो इंडिया में है, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। देखो, कश्मीर के लोग एक दिन समझ जाएंगे, BJP के बगैर उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये आप समझते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई बार आजमाया, PDP को आजमाया, अब आजमाने के लिए कुछ भी नहीं चाहे। ठीक है, BJP अब ये सरकार बन गई है। अब आपको मालूम होगा इन 2-3 सालों में क्या होगा। और लास्ट में जो BJP का रोड मैप है कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, और इसको एक जन्नत बेनज़ीर बनाने का जो रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो मेरे ख्याल में कश्मीरी आवाम समझ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी।
तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आज हमने जावेद कुरैशी साहब से पूछे। आने वाले दिनों में एक और इंटरव्यू करेंगे, उसमें भी बहुत सारे सवाल अभी रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया। मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन भी छोटा किया था, पर कोशिश करेंगे आने वाले जो दिन है यहाँ पे एक और अच्छा सा इंटरव्यू करके, जो अपने पर्सनल हालात हैं वो शायद कैमरा के सामने नहीं होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ को हम हमेशा से आगे रखते हैं और जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसको हम पीछे रखते हैं। तो उसी पर्सनल लाइफ को जब हम कैमरा के सामने रखते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलती है। हालांकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, पॉलिटिक्स से ही ये जो निज़ाम डेमोक्रेसी का है ये अभी खड़ा है, और इसी से पूरा मुल्क, इसी से कानून। और तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आ जाए, अच्छे लोग अच्छा पॉलिटिक्स करके लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। इरफान मलिक, कुपवारा से।